नमस्कार। हमारे इस विशेष समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ हैं शरद मुद्गल। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भाजपा मुख्यालय में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक शुरू। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकारिणी से आह्वान। कहा 2023 है बहुत महत्वपूर्ण, चुनाव के लिए रहे तैयार। कार्यकारिणी से पहले पीएम मोदी ने पटेल चौक से एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर तक किया रोड शो। अग्निवीरों के पहले बैच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया संवाद। अग्निपथ को बताया परिवर्तनकारी नीति। संवाद के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रहे मौजूद। जोशीमठ भू धसाव मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की जनहित याचिका। कहा उत्तराखंड हाई कोर्ट पहले ही इस मुद्दे पर कर रहा है सुनवाई। याचिकाकर्ता चाहें तो अपनी अतिरिक्त मांगे हाई कोर्ट के समक्ष रख सकते हैं। G20 प्रेसिडेंसी के तहत आज से 2 दिन तक अहम बैठकों का दौर। पुणे में G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप तय करेगा दुनिया के बुनियादी ढांचे का रोड मैप। भोपाल में थिंक 20 की बैठक में देश विदेश से आए विषय विशेषज्ञ शामिल। निर्वाचन आयोग ने देश में रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन प्रोटोटाइप का राजनीतिक दलों के सामने किया प्रदर्शन। इसके इस्तेमाल से घरेलू प्रवासी मतदाताओं को वोटिंग के लिए अपने गृह जिलों की यात्रा करने की नहीं होगी जरूरत। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के श्रीलंका दौरे से ठीक पहले श्रीलंका में तमिलों को अधिकार देने पर विचार कर रही है सरकार। राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे बोले जल्द सामाजिक न्याय आयोग होगा गठित। और स्विट्जरलैंड के शहर दावोस में आज से वैश्विक आर्थिक मंच की सालाना बैठक। वैश्विक नेताओं के सबसे बड़े जमावड़े में भारत समेत हजारों प्रतिनिधि विभाजित दुनिया में सहयोग के विषय पर करेंगे चर्चा। और अब समाचार विस्तार से। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज से दिल्ली में हो रही है। 2 दिन तक चलने वाली बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह सहित कई केंद्रीय मंत्री, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल हैं। कार्यकारिणी के सभागार स्थल पर प्रधानमंत्री ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रीय गीत और उसके बाद प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया। भाजपा की 2 दिवसीय कार्यकारिणी की ये बैठक आगामी चुनावों को देखते हुए रणनीति बनाने और जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने, उनकी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास की धारा को बरकरार रखने के विभिन्न आयामों पर अहम चर्चा पर केंद्रित रहेगी। भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि साल 2023 भाजपा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने प्रेस को संबोधित करते हुए जानकारी दी कि पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कहा कि 2023 बहुत महत्वपूर्ण है और पार्टी को इस साल 9 राज्यों के चुनाव लड़ने हैं और जीतने हैं। इसके बाद 2024 में भी लोकसभा चुनाव जीतना है। रविशंकर प्रसाद ने आगे कहा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जेपी नड्डा ने भी कहा कि देश भर के 100 लोकसभा क्षेत्रों में 72,000 बूथ चिन्हित किए गए थे जहां भाजपा कमजोर थी और जहां हमें पहुंचना था, लेकिन हम 1,30,000 बूथों तक पहुंचे और पार्टी की नीतियों का प्रसार किया। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
पटेल चौक से एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर तक रोड शो किया। रास्ते में लोगों ने प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया। सड़क के दोनों ओर कई मंचों पर भारतीय संस्कृति की झलक और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते कलाकार, साथ में ढोल नगाड़े भी। तकरीबन 1 किलोमीटर लंबे इस रोड शो में पूरा माहौल जश्न में डूबा रहा। प्रधानमंत्री भी इस दौरान अपने चिर परिचित अंदाज में लोगों का अभिवादन स्वीकार करते रहे। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी से पहले दिल्ली में आज पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के लिए कार्यसूची को अंतिम रूप दिया गया। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में आज पार्टी मुख्यालय में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक हुई। पात्रा ने कहा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में चर्चा के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले सभी प्रस्तावों पर पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में अग्रिम चर्चा की गई। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि पार्टी पदाधिकारियों की बैठक इको फ्रेंडली थी। यहां नेम प्लेट जूट के बने हुए थे, तो वहीं भोजन में बाजरे की रोटी सहित अन्य मोटा अनाज परोसा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अग्निवीरों के पहले बैच के साथ संवाद किया। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ये बातचीत की गई। इस संवाद के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि सेना में नए जवानों की भर्ती के लिए पिछले साल अग्निपथ स्कीम शुरू की गई थी, जिसके तहत देश में अग्निवीरों के पहले बैच की ट्रेनिंग अलग अलग केंद्रों पर चल रही है। प्रधानमंत्री ने अग्निवीरों को अग्निपथ योजना का हिस्सा बनने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये नीति हमारे सशस्त्र बलों को मजबूत करने और उन्हें भविष्य के लिए तैयार करने में एक गेम चेंजर साबित होगी। उन्होंने कहा, हमारे सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के साथ साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास जारी हैं। संपर्क रहित युद्ध के नए मोर्चों की चुनौतियों पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि तकनीकी रूप से उन्नत सैनिक हमारे सशस्त्र बलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि अग्निपथ योजना महिलाओं को भी सशक्त बनाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे तीनों सेनाओं में महिला अग्निवीरों को देखने के लिए उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री ने अग्निवीरों से इस अवसर का उपयोग विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों के बारे में और जानने के लिए करने को कहा। टीकाकरण में भारत की प्रगति पर आधारित पुस्तक ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म, इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट की गई। पुस्तक में टीकाकरण में भारत की प्रगति का वर्णन है। ये पुस्तक देश की ताकत और क्षमता को प्रदर्शित करती है। पुस्तक में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है कि जब अन्य देश वैक्सीन को लेकर झिझक रहे थे, तो भारत ने सार्वजनिक भागीदारी के साथ एक अनुकरणीय टीकाकरण की दिशा में कोविड प्रबंधन मॉडल स्थापित किया। वहीं पिछले वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 2 करोड़ से अधिक टीके की खुराक का आंकड़ा पूरा होना इसका एक बड़ा उदाहरण है। देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को सशक्त और सुदृढ़ बनाने में निर्वाचन आयोग की अहम भूमिका है। मतदान प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए निर्वाचन आयोग समय समय पर नई पहल करता है। इस बार चुनाव आयोग ने एक रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन प्रोटोटाइप तैयार किया है। इस मशीन को विशेष रूप से घरेलू प्रवासी मतदाताओं के लिए बनाया है, जिसका मकसद घरेलू प्रवासी भारतीयों को देश की निर्वाचन प्रक्रिया से जोड़ना और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में घरेलू प्रवासियों की भागीदारी को सुनिश्चित करना है। रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वोटिंग कैसी होगी और इसकी क्या प्रक्रिया होगी, चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के समक्ष इसके प्रोटोटाइप को प्रस्तुत किया।
हमारे देश के चुनाव प्रणाली में आने वाले दिनों में एक अहम बदलाव देखने को मिल सकता है और ये बदलाव आएगा रिमोट वोटिंग मशीन के जरिए, जिसका आज निर्वाचन आयोग की तरफ से राजनीतिक दलों के सामने प्रदर्शन किया गया। रिमोट ईवीएम के प्रदर्शन के दौरान निर्वाचन आयोग के तकनीकी विशेषज्ञ समिति के सदस्य भी मौजूद रहे। रिमोट वोटिंग का इस्तेमाल करके घरेलू प्रवासियों की मतदाता भागीदारी में सुधार पर चर्चा की जाएगी। दरअसल रिमोट वोटिंग मशीन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का ही मॉडिफाइड वर्जन है, जिसका इस्तेमाल करके उन मतदाताओं को सहूलियत दी जाएगी जो अपने राज्य में होने वाले चुनाव के दौरान अपने घर से दूर रहते हैं और वोटिंग के लिए उन्हें अपने गृह जिले में जाना पड़ता है। अगर इसे लागू किया जाता है तो ऐसे घरेलू प्रवासी मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अपने गृह जिलों की यात्रा करने की ज़रूरत नहीं होगी। आरवीएम को मौजूदा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर आधारित एक मजबूत, त्रुटिहीन और प्रभावी स्टैंड के रूप में विकसित किया जाएगा। ये इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होगा। सार्वजनिक क्षेत्र की एक कंपनी ने इसे बनाया है। मल्टी कॉन्स्टिट्यूएंसी रिमोट ईवीएम एक ही जगह से 72 चुनाव क्षेत्रों को संचालित कर सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा था कि चुनाव के प्रति युवाओं और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में देखी गई उदासीनता के कारण रिमोट वोटिंग मशीन लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ाने में कारगर पहल साबित होगी। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2022 के नतीजों की घोषणा की। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने मार्ग प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया। मार्ग प्लेटफॉर्म समस्त सेक्टरों, चरणों और कार्यों से जुड़े स्टार्टअप्स और उद्यमियों के बीच मार्गदर्शन को सुविधाजनक बनाएगा। राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2022 इन पुरस्कारों का तीसरा संस्करण है। इस संस्करण में कुल 17 श्रेणियों में न केवल वित्तीय लाभ बल्कि समाज पर व्यापक सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए असाधारण क्षमता दर्शाने वाले उत्कृष्ट स्टार्टअप को पुरस्कृत किया गया। पुरस्कार वितरण के मौके पर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश के साथ स्टार्टअप चैंपियन के लिए जूरी की भूमिका निभाने वाले सदस्य भी उपस्थित रहे। मौके पर केंद्रीय मंत्री ने सभी विजेताओं को बधाई दी, साथ ही स्टार्टअप के क्षेत्र में डेटाबेस तैयार करने पर भी जोर दिया। मैरिटल रेप को अपराध के दायरे में लाने के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए कहा। 15 फरवरी तक सरकार जवाब दाखिल करेगी। इसके अलावा कोर्ट ने सभी पक्षकारों को 2 मार्च तक लिखित दलीलें जमा करने को कहा। 14 मार्च से सुप्रीम कोर्ट अंतिम सुनवाई करेगा। छब्बीसवें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आज आखिरी दिन है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज कर्नाटक के धारवाड़ में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव के समापन कार्यक्रम में भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 जनवरी को कर्नाटक के हुबली में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया था। प्रतिभाशाली युवाओं को राष्ट्र निर्माण की ओर प्रेरित करने के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए हर साल राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ये देश के सभी हिस्सों से विविध संस्कृतियों को एक साझा मंच पर लाता है और प्रतिभागियों को एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना से जोड़ता है। भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत G20 की इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक आज से पुणे में हो रही है। बैठक की मेजबानी वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य विभाग कर रहा है। इस बैठक में ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील सह अध्यक्ष के रूप में शामिल है। मुख्य रूप से वित्तीय नगर समागम, दृढ़ और टिकाऊ विषय पर चर्चा होगी। बैठक में शहरों को विकास का आर्थिक केंद्र बनाने के विभिन्न पहलुओं, नगरीय आधारभूत ढांचे के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने, ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता जैसे मुद्दों पर अधिक बल दिया जाएगा। G20 और 13 देशों के आमंत्रित प्रतिनिधि इस बैठक में चर्चा करेंगे। तकरीबन 35 देशों से 66 डेलीगेट इस बैठक में भाग ले रहे हैं।
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज से G20 का थिंक 20 सम्मेलन हो रहा है। विदेश मंत्रालय का संस्थान रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज G20 के विशेष सम्मेलन थिंक 20 का आयोजन कर रहा है। सम्मेलन में करीब 44 देशों के लगभग 300 प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। वहीं G20 के सदस्य देशों के 170 से अधिक मंत्री और डेलीगेट्स भी भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में अर्थव्यवस्था सहित कई वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत की G20 की अध्यक्षता देश के पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। देश में जहां भी G20 की बैठकों का आयोजन होता है, बैठकों में शामिल होने आए प्रतिनिधि उस शहर के लोकल खान-पान, संस्कृति और पर्यटन स्थलों से भी रूबरू होते हैं। इस बार भोपाल में होने वाले 2 दिवसीय सम्मेलन के दौरान भी सम्मेलन में भाग लेने आए सभी अतिथियों को ट्राइबल म्यूजियम और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सांची का भ्रमण कराया जाएगा। उन्हें इस दौरान लोकल फूड और संस्कृति को भी जानने का अवसर मिलेगा। G20 के शेरपा ट्रैक के तहत हेल्थ वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में 18 से 20 जनवरी के बीच होगी। इस बैठक के दौरान भारत दुनिया को महामारी से निपटने के गुर भी सिखाएगा। यही नहीं, भारत बैठक में ग्लोबल साउथ की आवाज़ भी बनेगा। G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप की बैठक में भविष्य में होने वाली महामारी से निपटने की रणनीति पर भी चर्चा होगी। हेल्थ वर्किंग ग्रुप की बैठकों में हेल्थ इमरजेंसी पहली प्राथमिकता होगी, दूसरी प्राथमिकता फार्मा सेक्टर में सहयोग को सुदृढ़ करना और तीसरी डिजिटल हेल्थ इनोवेशन के जरिए स्वास्थ्य सेवाओं की आपूर्ति में सुधार करने पर होगी। आगे बढ़ने से पहले लेंगे एक ब्रेक। आप देखते रहिए DD न्यूज़। क्या आप एक सफल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं? क्या आप भी दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं? मैं आपको समझाऊंगा बिजनेस की सबसे ज्यादा जरूरी स्ट्रैटेजीज। एक ऐसा टीवी शो जहां आप मिलते हैं उन स्टार्टअप फाउंडर्स से जिन्हें सम्मानित किया गया है नेशनल स्टार्टअप अवार्ड से। मिलिए मुझसे स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण में। देखिए स्टार्टअप चैंपियंस 2.0 केवल DD नेटवर्क पर। ब्रेकिंग न्यूज की रेस से हटकर हम लेकर आते हैं आपके लिए सार्थक, सकारात्मक और प्रेरणादायी खबरें सिर्फ हाथ से नहीं होते, खबरें अच्छी भी होती हैं जो देती हैं हौसला, बढ़ाती हैं आत्मविश्वास। मुश्किल वक्त में भी जब लोगों ने दिखाया कुछ कर गुजरने का जज्बा, हम लेकर आते हैं अपने इस खास कार्यक्रम में आम लोगों के जज्बे की कहानियाँ। देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति को लेकर भाजपा के विधायकों ने अनोखा प्रदर्शन किया। बीजेपी विधायक ऑक्सीजन मास्क और ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ दिल्ली विधानसभा पहुंचे। उन्होंने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। भाजपा विधायकों ने केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की। दिल्ली विधानसभा सत्र का चौथा भाग आज से शुरू हो रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में भारतीय संसद का एक प्रतिनिधिमंडल 16 से 21 जनवरी तक कीनिया और तंजानिया के दौरे पर है। इस क्रम में लोकसभा स्पीकर की अगुवाई में भारतीय संसद का एक प्रतिनिधिमंडल दल कीनिया पहुंचा। कीनिया के सांसदों और हाई कमिश्नर ने भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल दल की अगवानी की। भारतीय प्रतिनिधिमंडल दल में सांसद चिराग पासवान, मनोज कोटक और एस फंगनोन, OSD राजीव दत्ता भी शामिल हैं। लोकसभा स्पीकर दोपहर में कीनिया के उपराष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। शाम को लोकसभा अध्यक्ष का भारतीय समुदाय से मिलने का कार्यक्रम है। ओम बिरला का ये दौरा न सिर्फ भारत और कीनिया के आपसी संबंधों को मजबूती प्रदान करेगा, बल्कि साथ ही दोनों देशों के रिश्तों को एक नया आयाम भी देगा। देश में
सफल टीकाकरण को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने ट्वीट किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने ट्वीट में कहा है कि आज हम वैक्सीन ड्राइव के 2 साल पूरे कर रहे हैं। हमारे टीकाकरण अभियान ने टीम इंडिया की ताकत को दिखाया है। हमने केवल 2 वर्षों में 220.16 करोड़ से अधिक कोविड-19 के टीके लगाए हैं। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने राजस्थान और हरियाणा में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं राजधानी दिल्ली के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आर.के. जीनामनी ने कहा कि राजस्थान, दक्षिण हरियाणा और दिल्ली में अति तीव्र शीतलहर जारी है। उन्होंने कहा कि 23 और 24 जनवरी को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बारिश की संभावना है। वहीं मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आर.के. जेनामनी ने यह भी कहा कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण 18 जनवरी से तापमान में वृद्धि होने लगेगी। थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति दिसंबर 2022 में घटकर 4.95% रह गई, जिसका मुख्य कारण खाद्य पदार्थों और कच्चे पेट्रोलियम की कीमतों में गिरावट है। थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति नवंबर 2022 में 5.85% और दिसंबर 2021 में 14.27% थी। दिसंबर 2022 में मुद्रास्फीति की दर में गिरावट के कई कारण हैं। मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों, खनिज तेलों, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की कीमतों में गिरावट है। साथ ही वस्त्रों, रसायनों और रासायनिक उत्पादों की कीमतों में गिरावट ने भी योगदान किया है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी खुदरा मुद्रास्फीति के आंकड़ों के अनुसार महंगाई से थोड़ी राहत मिलने के आसार दिखाई दे रहे हैं। ये लगातार तीसरा महीना है जब मुद्रास्फीति में कमी आई है। आपको बता दें कि थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI एक देश में मुद्रास्फीति की गणना के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण सूचकांक है। औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार का कार्यालय WPI को संकलित करने और इसे जारी करने के लिए जिम्मेदार है। भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास व्यायाम वरुण का 21वां संस्करण आज पश्चिमी समुद्र तट पर शुरू हुआ। 16 से 20 जनवरी तक 5 दिनों तक अभ्यास किया जाएगा। दोनों ही नौसेनाएं इस दौरान अपनी सामरिक क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने कहा कि उनकी सरकार संविधान के 13A संशोधन के पूर्ण क्रियान्वयन पर विचार कर रही है। ये संशोधन भारत और श्रीलंका के बीच 1987 में हुए समझौते का हिस्सा है, जिसमें तमिलों को व्यापक अधिकार दिए जाने हैं। सत्ता में उनकी भागीदारी सुनिश्चित होनी है। भारत ने श्रीलंका में सामाजिक एकजुटता के लिए तमिलों को अधिकार दिया जाना जरूरी बताया है। 1987 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति जयवर्धने के बीच हुए इस समझौते को क्रियान्वित करने के लिए भारत वर्षों से श्रीलंका पर दबाव डाल रहा है। तमिल समुदाय द्वारा मनाए जाने वाले थाई पोंगल पर्व के अवसर पर राष्ट्रपति विक्रमसिंघे ने कहा कि जल्द ही सामाजिक न्याय आयोग गठित किया जाएगा। ये आयोग देश में रहने वाले सभी समुदायों के लोगों की अपेक्षाओं के बारे में जानकारियां जुटाएगा और सरकार को अपनी रिपोर्ट देगा। इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार अधिकारों के हस्तांतरण का कदम उठाएगी। ये कार्य बगैर भेदभाव के किया जाएगा। राष्ट्रपति विक्रमसिंघे का ये बयान भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की श्रीलंका यात्रा से पहले आया है। स्विट्जरलैंड के दावोस शहर में आज से विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक का आयोजन हो रहा है। ये बैठक 20 जनवरी तक जारी रहेगी, जिसमें यूक्रेन संकट, वैश्विक मुद्रास्फीति, जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर चर्चा की संभावना है। इस बार बैठक की थीम कोऑपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड रखी गई है। बैठक में शिक्षाविदों, निवेशकों, विशेषज्ञों के अलावा व्यापारिक और राजनीतिक नेता हिस्सा लेंगे और वर्तमान चुनौतियों के समाधान पर चर्चा करेंगे। इस सम्मेलन के लिए स्विस सरकार ने 5000 से अधिक सैन्य कर्मियों को तैनात किया है। मेगा शिखर सम्मेलन के दौरान दावोस में 2700 से अधिक प्रतिनिधियों के आने की उम्मीद है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की इस बैठक में वीडियो लिंक के माध्यम से बुधवार को शामिल होंगे।
इसके साथ ही हमारे इस विशेष प्रसारण में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।